हिंदुस्तान के सियासी और समाजी मंजरनामे में एक बड़ा तनाज़ा बन चुका है वक्फ तरमीमी बिल 2025। ये संविधान के साथ छेड़छाड़ है जिसका कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो काला कानून है ये काला कानून नहीं चलने देंगे। वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश भर में कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या ये बिल वाकई वक्फ बोर्ड के निज़ाम को बेहतर करने के लिए है या इसके पीछे कुछ और मकासद छुपे हैं? बंगाल, मुंबई, दिल्ली और यूपी के बाद अब बिहार के दरभंगा में भी इस कानून के खिलाफ पार्लियामेंट में 13 घंटों की बहस, सड़कों पर एहतजाज और सियासी पार्टियों के दरमियान तनाव। आखिरकार इस बिल में ऐसा क्या है जो सबको बेचैन कर रहा है? क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आइए हकाइक और तफसीलात के साथ कदम ब कदम समझेंगे वक्फ बिल के इस पूरी कहानी को आज की इस वीडियो में। इस्लामिक कानून के तहत वक्फ एक ऐसी जायदाद है जो कोई शख्स या कोई खानदान दायमी तौर पर अल्लाह के नाम पर खैराती या मजहबी मकासद के लिए वक्फ कर देता है। अब वक्फ की अगर तारीफ करें तो इसका मतलब है रोकना या वक्फ कर देना। सही बुखारी में भी इसके बारे में मौजूद है जिसको वक्फ कर देना कहा गया है। मसलन मसाजिद, कब्रिस्तान, यतीम खाने या तालीमी इदारों के लिए वक्फ कर देता है। हिंदुस्तान में इस वक्त 8.7 लाख वक्फ रजिस्टर्ड जायदादें हैं जिनकी मालियत लाखों करोड़ों में जा सकती है और सच्चर कमेटी के मुताबिक इनकी कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि इन जायदादों का इंतजाम कौन करता है? जवाब है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के पास बहुत ज्यादा ताकत है। अगर वो किसी जायदाद पर वक्फ करार दे दे तो उसे चैलेंज करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि कई बार इल्जाम लगे कि वक्फ बोर्ड अपने ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि सरकारी या निजी जमीन को वक्फ करार देकर छीन लिया जाता है। फिर इसी तनाज़े में वक्फ बिल की बात शुरू हुई। आइए देखते हैं वक्फ तरमीमी बिल 2025 क्या कहता है। इसे समझने के लिए हमें इसके चंद अहम नुकात देखने होंगे। बस एक छोटी सी अपील है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें जो सबसे पहली बात कही गई है गैर मुस्लिम अराकीन को शमूलियत। पहले वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में सिर्फ मुस्लिम अराकीन होते थे, लेकिन नए बिल में गैर मुस्लिम अराकीन को भी शमूलियत दी गई है। साथ ही साथ 2 वुमेन को भी कंपलसरी किया गया है। हुकूमत का कहना है कि इससे शफाफियत आएगी, जबकि नाक़िदीन का कहना है कि ये मजहबी खुद मुख्तारी पर हमला है। दूसरे नंबर पर है जायदाद की छानबीन। अब वक्फ की जायदाद के जांच के लिए सर्वे कमिश्नर के बजाय कलेक्टर को ताकत दी जाएगी। यानी कि कोई सरकारी ज़मीन अगर वक्फ के तौर पर दावा की गई तो कलेक्टर उसका फैसला करेगा। नंबर 3, ख़वातीन और विरासत। बिल कहता है कि वक्फ बनाने से पहले ख़वातीन को उनका विरासती हिस्सा लाजमी देना होगा। इसे कुछ लोग मुस्बत तब्दीली मानते हैं तो कुछ कहते हैं कि ये ज़ाती क़वानीन में मुदाखलत है। नंबर 4 पर है सेंट्रल पोर्टल। इसमें डिजिटली वक्फ की जायदाद को रिकॉर्ड रखने की बात की गई है ताकि बदउनवानी कम हो। हुकूमत का कहना है कि ये बिल वक्फ के निज़ाम को बेहतर बनाएगा और साथ ही साथ गैर मुस्लिम तबके को फ़ायदा भी पहुंचाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई में ये इतना सादा है? अब अपोजिशन और मुस्लिम तंजीमें जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बिल को मुसलमानों के खिलाफ करार दे रही है। उनका कहना है कि ये बिल वक्फ के खुद मुख्तारी को ख़त्म करता है और साथ ही साथ सरकार को ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल देता है। मिसाल के तौर पर अगर कलेक्टर को वक्फ जायदादों पर फैसला करने की ताकत मिलेगी तो क्या वह गैर जामीदार रहेगा? कई जगहों पर वक्फ बोर्ड पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वक्फ बोर्ड ने ऐसी ज़मीनों पर कब्जा किया है जो उनकी नहीं थी। बीजेपी के रहनुमाओं का कहना है कि इस बिल को इसी बदउनवानी को रोकने के लिए लाया गया है।
तो अपोजिशन का कहना है कि अगर इस बदउनवानी को रोकनी है तो सिर्फ वक्फ बोर्ड को क्यों निशाना बनाया गया, जबकि रोकनी है तो हिंदू या सिख के इदारों के लिए ऐसा कोई कानून क्यों नहीं। और ठीक यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी दोहराई जब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड के नए बिल में तुम गैर मुस्लिम अराकीन को शमूलियत दे रहे हो तो क्या तुम अपने जायदादों पर यानी अपने धर्म के जायदादों पर भी मुसलमानों को शमूलियत दोगे। इस तरीके से सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने खूब सवालों में भी घेरा। वैसे इस मसले पर अभी सुप्रीम कोर्ट की पूरी सुनवाई बाकी है, इस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन इन सारे मामलों से तो इतना जरूर पता चल गया है कि इस बिल ने सियासी और समाजी सतह पर कितना बड़ा तनाव पैदा कर दिया है। लेकिन सवाल अब ये है कि इस बिल का मुस्तकबिल में क्या असर होगा। समाजी तौर पर अगर वक्फ बोर्ड की ताकत कम हुई तो इससे मसाजिदें, स्कूलें और खैराती इदारों के फंडिंग के लिए बहुत गहरा असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर इस बिल के लाने के बाद वाकई शफाफियत आई तो गैर मुस्लिम तबके को हकीकतन फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये सब इस बात पर मुनहसर है कि आखिरकार इस बिल को ज़मीन पर नाफिज कैसे किया जाता है। वक्फ बोर्ड जो एक तरफ इस्लाहियत और शफाफियत की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ मजहबी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर सवाल खड़ा करता है। सरकार ने इस बिल का नाम उम्मीद रखा है। क्या वाकई में ये बिल मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उम्मीद लाएगा या फिर ये एक सियासी चाल है? इसका फैसला आने वाले वक्त में हो जाएगा। वैसे वक्फ बोर्ड के इस पूरे तनाज़े को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे आपका तो कुछ नहीं होगा लेकिन हमें वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेट मिलेगी। मैं लाल मोहम्मद, देखते रहिए द वीकली उर्दू। तो दोस्तों द वीकली उर्दू के सोशल मीडिया हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जाकर हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो ज़रूर करें।